डियर स्टूडेंट्स, पिछले 2-3 लेक्चर में हमने अणु संख्या गुणधर्म पढ़े थे, जिनमें पहला था क्वथनांक में नहीं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा था हिमांक में अवनमन और चौथा हमारा बच गया परासरण दाब। तो परासरण दाब पढ़ने से पहले एक न्यूमेरिकल रह गया था क्वथनांक में उन्नयन का, वो तुम लोगों ने किया हो, नहीं किया होगा तो मैं करा देता हूँ। देखो ध्यान से देखना, कुछ भी नहीं है इसमें। 1 ग्राम विद्युत अपघट्य को दिया क्या है WB, यानी कि विलेय दिया है। 1 ग्राम विद्युत अपघट्य को 50 ग्राम बेंजीन में घोला। जिसको घोल रहे हैं वो विलेय और जिसमें घोल रहे हैं वो विलायक। किसको घोल रहे हैं? 1 ग्राम विद्युत अपघट्य को, तो WB बराबर दिया है 1 ग्राम। और 50 ग्राम बेंजीन में घोल रहे हैं तो ये क्या है? विलायक को। विलायक को हम रिप्रेजेंट करते हैं WA से। WA इक्वल टू 50 ग्राम। हिमांक बिंदु 0.4 केल्विन कम हो जाता है घोलने पर, हिमांक में अवनमन हो जाता है। कितने का? 0.4 केल्विन का। हिमांक में अवनमन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा TF इक्वल टू 0.4 केल्विन। बेंजीन के लिए KF इक्वल टू दिया हुआ है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, मतलब MB ज्ञात करना है। अब MB का फॉर्मूला क्या था? MB इक्वल टू KF इंटू WB अपॉन डेल्टा TF इंटू 1000 अपॉन WA। वैसे ये फॉर्मूला निकलता कैसे? डेल्टा TF बराबर KF इंटू M की जगह क्या रखते हैं? मान WB अपॉन MB। WB अपॉन MB इंटू 1000 बटे WA। MB को यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ, तो यही फॉर्मूला बन जाएगा। देखो MB KF WB अपॉन यहाँ का जो डेल्टा TF था वो यहाँ गया इंटू 1000 बटे WA। ठीक, बस इस फॉर्मूले मान रखने आंसर आ जाएगा। KF कितना दिया है? 5.12, WB 1, TF 0.4 इंटू 1000 अपॉन WA कितना? 50। बस इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। जैसे मैं इसको हटाऊँ तो ऊपर 10, इसको हटाऊँ तो नीचे 100, ये 100 और ये पूरा कट गया, तो ऊपर कितना बचा? 512 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 512 अपॉन 2, भाग दे दो, 2 दूनी 4, 2 में 10, 2 छक्के 12। ये आ गया MB ग्राम प्रति मोल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, जिससे मैं परासरण दाब स्टार्ट करूं। चलिए अब देखो परासरण दाब, ये अणु संख्या गुण का लास्ट टॉपिक है, परासरण दाब। परासरण दाब को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि परासरण क्या होता है। परासरण एक क्रिया है। कैसी क्रिया है? देखो समझो। मान लो मैंने एक पात्र ले लिया, ठीक है, अब देखो इसमें एक अर्धपारगम झिल्ली मैंने ले रखी है। अभी समझाऊंगा मैं अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है।
अर्धपारगम झिल्ली चर्मपत्र हो सकता है। चर्मपत्र मतलब एनिमल मेम्ब्रेन, ठीक है। और कॉपर फेरोसाइनाइड की भी हो सकती है, कॉपर फेरोसाइनाइड, ठीक है। और इसमें मैंने भर दिया विलायक, जल भर दिया। इसमें मैंने भर दिया विलयन। मान लो विलयन जैसे जल भी होगा और उसमें नमक या शक्कर वगैरह कुछ और मिला दिया, ये नमक शक्कर वगैरह इसमें मिले हुए हैं, तो ये हो गया विलयन। बताओ कौन अधिक सांद्र होगा, विलायक जल ज़्यादा सांद्र है या विलयन? विलयन अधिक, क्योंकि विलयन में क्या मिला हुआ है, विलय, तो गाढ़ा ये होगा, यानी कि सांद्रता किसकी अधिक है, विलयन की, इसकी अधिक सांद्रता है, अधिक सांद्र। और ये क्या है, कम सांद्र, ठीक है। अब देखो ये झिल्ली लगी हुई है बीच में, कोई झिल्ली है जैसे अर्धपारगम झिल्ली बोलते हैं, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण तो बाहर निकल सकते हैं लेकिन विलय के कण बाहर नहीं निकलते। अर्ध नाम ही उसका, अर्धपारगम मतलब आधी चीज़ को बाहर निकालती है, आधी नहीं। अब आधी कौन सी, जिसके अणु छोटे छोटे होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, जिसके अणु बड़े होंगे वो बाहर नहीं निकलेंगे। अपन छानते नहीं हैं तो फिल्टर लगाते हैं, तो फिल्टर में और क्या होता है, छोटे कण बाहर निकलते हैं, बड़े कण रह जाते हैं। ऐसे ही अर्धपारगम झिल्ली का मतलब ही ये होता है कि कुछ अणु निकल जाते हैं, यानी आधे भी वो जो छोटे आकार के होते हैं। विलायक के अणु क्या होते हैं, छोटे आकार के होते हैं, विलय के अणु बड़े आकार के होते हैं। इसीलिए ऐसी झिल्ली, इसकी डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं, ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के कण बाहर निकल सकते हैं लेकिन विलय के कण बाहर नहीं निकलते, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, चर्मपत्र, जैसे अपनी स्किन है, ये भी अर्धपारगम झिल्ली है, इसमें से पसीना बाहर निकलता है, ब्लड तो नहीं निकला, कटेगा फटेगा तभी निकलेगा, लेकिन पसीना तो बाहर निकल जाता है। मतलब विलायक के छोटे कण तो बाहर निकल सकते हैं लेकिन विलय के कण नहीं निकलते, ठीक है। अब देखो परासरण का मतलब समझो, परासरण क्या है। परासरण वह क्रिया है जिसमें कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के कण जाते हैं। कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर विलायक के कण गति करते हैं, अर्धपारगम झिल्ली में से परासरण कहलाती है। देखो और भी समझाता हूँ तुम्हें, जैसे मान लो एक मैंने कीप ले लिया और इसमें मैंने एक झिल्ली लगा दी, ठीक है, कीप है जिसके मुंह पे झिल्ली लगा दी, और इसमें मैंने भर दिया कोई विलयन। इस कीप को जल से भरे टब में मैंने डाल दिया, ये जल भरा हुआ है, इसमें जल भरा हुआ है और इसमें विलयन भरा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं इसको डुबोऊंगा इसमें, तो इस अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के कण धीरे धीरे कहाँ जाने लगेंगे, विलयन में जाने लगते हैं। ये हमें पता कैसे चला कि विलयन में जा रहे हैं, जैसे ही ये जल के अणु विलयन में जाएंगे तो ये स्तर यहाँ से मान लो यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो स्तर बढ़ता रहता है। तिसल कीप है, इसमें स्तर कांच का है, इसमें ऊपर की ओर जल का स्तर बढ़ेगा। इससे हमें समझ में आ जाएगा कि विलायक के कण विलयन में जा रहे हैं, और विलायक जल कम सांद्र है और विलयन अधिक सांद्र। वही यहाँ पे भी आप पता कर सकते हो, जैसे ये स्तर मैंने यहाँ तक नोट कर लिया पहले, और जब विलायक के कण इसमें जाएंगे धीरे धीरे तो ये कहाँ तक पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, धीरे धीरे इसमें से निकल के जाएंगे, तो हम समझ जाएंगे कि जल के अणु विलयन में जा रहे हैं। इसी को कहते हैं परासरण की क्रिया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, परासरण की क्रिया कहाँ से कहाँ होती है, कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के कण चलते हैं।
यदि ये कम सांद्र होता तो इधर से इधर चलते, पर सवाल ही नहीं उठता। ये तो बिलियन है, इसमें तो बिली की मात्रा घुली हुई है, तो ये तो अधिक सांद्र है और ये कम सांद्र। यदि ये 2 बिलियन भी होते अलग अलग, एक नमक का एक शक्कर का, तो आप पहचान कर सकते हैं कोई यदि कम पतला होगा यानी कि तनु बिलियन होगा तो तनु बिलियन में से अधिक सांद्र की ओर जाते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें परासरण की क्रिया का। जैसे आप किशमिश को पानी में डुबोते हो तो किशमिश के अंदर भी कुछ गाढ़ा सा विलयन रहता है, क्या वो बाहर निकल पाता है? नहीं। पानी में डालते हो तो वो फूल जाती है। कारण जो किशमिश की ऊपरी सतह है जो हमें लगती है वो अर्धपारगम झिल्ली है, उसमें से धीरे धीरे विलायक के कण अंदर चले जाते हैं, जल में से धीरे धीरे विलायक के कण उसमें चले जाते हैं और वो फूल जाती है। यदि आप अंगूर को देखो, अंगूर की भी जो स्किन है वो भी अर्धपारगम झिल्ली है और उसको जैसे ही आप गाढ़े नमक के विलयन में या शक्कर के विलयन में डालोगे तो अंगूर सिकुड़ जाता है। किसके कारण? परासरण की क्रिया के कारण। समझ में आ गया? देखिए, परासरण दाब एक अर्धपारगम झिल्ली की डेफिनेशन आई थी 1 नंबर में। एक परासरण से आप क्या समझते हो, परासरण दाब से आप क्या, एक नंबर में आए थे। तो अर्धपारगम झिल्ली क्या हुआ? झिल्ली जिसमें विलायक के कण तो निकल सकते हैं लेकिन विलय के कण नहीं निकलते, अर्धपारगम झिल्ली कहलाती है। परासरण क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसमें अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के कण विलयन में जाने लगते हैं, कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर, परासरण कहलाती है। अब बात आती है परासरण दाब क्या है। यहाँ तक पहुँच गए। अब देखो परासरण दाब कैसे पता चलेगा। मान लो ये जल है, ये सेम यही स्ट्रक्चर है, सब कुछ यही सेम है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ यहाँ से और यहाँ पे एक पिस्टन लगा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैंने यहाँ पे एक दाब मापक यंत्र भी लगा दिया। अब देखिए परासरण दाब कैसे मापते हैं। जल के अणु इधर जा रहे हैं, स्तर ऊपर उठ रहा है, हमें पता चल गया कि जल के अणु विलयन में जा रहे हैं। अब इन जल के अणुओं को अर्धपारगम झिल्ली में से निकलने से रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? ऊपर से विलयन में लगाना पड़ेगा दाब। इसमें दाब मत लगा देना, इसमें लगाओगे तो और तेजी से जाने लगेंगे। विलयन में ऊपर से पिस्टन द्वारा धीरे धीरे दाब लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे और इतना प्रेशर लगाएंगे कि विलायक के कण विलयन में जाने से रुक जाएं। जैसे ही रुकेंगे तो इसका स्तर क्या है? नीचे डाउन होने से रुक जाएगा। हमें समझ में आ जाएगा कि ये डाउन नहीं हो रहा है। इसका मतलब अब हमने इतना पिस्टन द्वारा दाब, और दाब मापक यंत्र जैसे प्रेशर लगाएंगे पिस्टन से तो ये घड़ी अपने आप आगे बढ़ेगी, और जैसे ही हम पिस्टन से दाब लगाएंगे तो इसमें देखते जाएंगे कि कब ये स्तर नीचे गिरना रुक जाए। तो जैसे ही ये स्तर नीचे गिरना रुक जाए आप पिस्टन द्वारा और दाब मापक यंत्र द्वारा दाब को नाप सकते हो। तो अब इसकी डेफिनेशन क्या हो गई परासरण दाब की? वह आवश्यक दाब जो विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक दे, विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक दे, या कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन में परासरण की क्रिया को रोक दे। जो परासरण हो रहा था उसको रोक दे, उतना दाब लगाओ कि परासरण की क्रिया रुक जाए। तो ये उस समय क्या आ जाएंगे? साम्य अवस्था में आ जाएंगे। न जे इसके कण इसमें जा पाएंगे न इसके इसमें जा पाएंगे। ऐसी अवस्था को बोलते हैं परासरण दाब। वह आवश्यक दाब जो विलायक के कणों को विलयन में जाने से रोक दे परासरण कहलाती है। नोट्स में ऐसे किया करो, जैसे मैं लेक्चर आपको भेजता हूँ तो नोट्स पहले ही लिख लिया करो या उनकी फोटोकॉपी करा लो और नोट्स सामने रखा करो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन सी डेफिनेशन बोल रहा हूँ, उसको मिलाओ, उसको पढ़ो, तब वीडियो देखो। पहले वीडियो देख डालोगे उससे समझ में नहीं आएगा। नोट्स भी होने चाहिए तुम्हारे पास। अब देखो परासरण क्या है? परासरण क्या है बताओ? परासरण वह क्रिया है जिसमें विलायक के कण कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम झिल्ली में से प्रवाहित होते हैं। अब आती है परासरण दाब क्या है? किसी विलयन पर लगाया गया वह आवश्यक दाब जो अर्धपारगम झिल्ली में से विलायक के अणुओं को विलयन में जाने से रोक दे, परासरण दाब कहलाती है। हो गई डेफिनेशन याद? अब आते हैं एक वैज्ञानिक थे बर्कले हार्टले। इन्होंने भी
इसी परासरण दाब को अपने हिसाब से समझाया था। देखिए इन्होंने कैसे समझाया था, इनका एक डायग्राम बनाता हूँ मैं कि इन्होंने कैसे समझाया था। इन्होंने लिया एक बेलनाकार पात्र जो गोल है, अब गोल तो यहाँ नहीं दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा, और इसमें 2 नली लगा दी थी। एक नली लगाई थी केशिका नली बोलते हैं इसको, केशिका नली। और एक नली लगाई थी इधर जिसमें से हम इसमें पानी भर सकें। टीप लगाया था, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें से ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें जल छोड़ देंगे। और यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली उन्होंने फिट कर दी। ये जाली है जिसके अंदर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा रखी है, ठीक है। ये मैंने अर्धपारगम्य झिल्ली इसमें लगा दी और इसमें जल भर दिया। जैसे ही जल भरूंगा तो इसमें से अर्धपारगम्य झिल्ली में से जल का निकलना चालू हो जाएगा। और जो इसमें जल भरा है वो मैंने इस तरह इसका नोट कर लिया पहले कि मैंने कहाँ तक जल भरा है। इधर से जल आ रहा है और इधर पूरा जल मैंने भर दिया। इस तरह नोट कर लिया कहाँ तक है, जल निकलता जाएगा। और इस बेलनाकार पात्र को एक टब में रख दिया, बेलनाकार एक टब में रख दिया। एक टब है गोल, इसमें मैंने इसको इस तरह कर दिया, रख दिया। और यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया और एक दाब मापक यंत्र लगा दिया। ये पिस्टन है, ठीक है, पिस्टन है और ये दाब मापक यंत्र लगा दिया है। इससे दाब मापक ऊपर से प्रेशर लगाएंगे और इसके अंदर भरा हुआ है विलयन। यहाँ पे विलयन भरा हुआ है। अब देखिए विलायक के कण जब विलयन में जाएंगे, ये है विलयन, ये है विलयन और ये है विलायक जल, और ये है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। ये झिल्ली बनाई गई है, आप एनिमल मेम्ब्रेन भी लगा सकते हो। बनाई गई है मतलब कैसे बनाई थी मैं बताता हूँ। कॉपर फेरोसाइनाइड की है, Cu2FeCN का होल 6। ये बनती कैसे है देखो, पहले इसको बनाई दूँ। कॉपर सल्फेट ले लिया, CuSO4 2 अणु और प्लस कॉपर पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लो, K4FeCN का होल 6। ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, इसको गर्म कर दिया। गर्म करते ही Cu2FeCN का होल 6 इतना जुड़ गया, बचा क्या, K2SO4 ये बचा। हमें तो इससे मतलब है, ये है कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली। ये इसमें स्थिर कर दी और इसमें इलेक्ट्रोड डाल के यहीं पे जमा दिया। अब देखो जैसे ही केशिका नली में जल का स्तर नीचे आया तो जल के अणु कहाँ जाने लगे, इसका मतलब विलयन में जाने लगे। हमें समझ में आ गया कि विलयन में जा रहे हैं। अब बर्कले हार्टले ने क्या किया, इधर से पिस्टन से दाब लगा रहे और दाब लगाते लगाते यहाँ भी ध्यान था उनका कि ये केशिका नली में जल का स्तर नीचे कब रुक रहा है। नीचे आने से जब भी रुकेगा तभी समझ जाओ कि हमने उतना प्रेशर लगा दिया कि विलायक के कण विलयन में जाने से रोक दे, माने हमने परासरण की क्रिया बंद कर दी। और इधर दाब मापक यंत्र, जैसे ही पिस्टन से दाब लगाओगे दाब मापक यंत्र उसको प्रेशर को नापेगा कि कितना इसमें प्रेशर जा रहा है। तो पिस्टन से दाब लगाते गए और जैसे ही इसका स्तर रुक गया, उसी समय दाब को नोट कर लो कि हमारे विलयन का परासरण दाब
कितना आ गया। इस नली इस जो इन्होंने बॉन्टॉप ने ये जो सिस्टम बनाया, इससे क्या फ़ायदा हुआ? एक फ़ायदा हुआ इससे कि एक तो झिल्ली के फटने का डर नहीं रहता, प्रेशर लगाते हैं, दोनों तरफ क्या है जाली लगी हुई है और पिस्टन से प्रेशर लगा रहे हो, यहाँ ध्यान दे रहे हैं क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लग जाएगा तो झिल्ली भी फट सकती है। तो इससे एक तो झिल्ली के फटने का डर नहीं है और साम्यावस्था जल्दी स्थापित हो जाती है, यानी हम परासरण दाब को जल्दी माप सकते हैं। कैसे? इधर से पिस्टन दे रहे हैं और इधर से केज का नली में ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पे स्तर कब रुक रहा है, जैसे ही रुका आपकी साम्यावस्था आ गई। तो इससे 2-3 फायदे ये हुए कि एक तो झिल्ली के टूटने का डर नहीं है, जल्दी इसका परासरण दाब मापा जा सकता है और एक्यूरेट आता है, गलती होने का कोई चांस नहीं, जिसके लाभ हो गए। पढ़ लेना, मैंने पूरी इसकी थ्योरी डायग्राम सब कुछ नोट्स में दे रखा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, परासरण दाब मापने की बर्कले-हर्टले विधि को समझाइए। तो बर्कले-हर्टले विधि का चित्र बना दो और इसकी भाषा लिख दो, 2-4 लाइन भाषा लिख दो। अब आता है कि बर्कले-हर्टले विधि के लाभ लिखिए। तो लाभ मैंने आपको बताया कि इस विधि में अर्धपारगम झिल्ली पर अधिक दाब नहीं पड़ता, जिससे टूटने की संभावना नहीं होती। दूसरा है, इस विधि द्वारा परासरण दाब मापने में कम समय लगता है। और तीसरा है कि सांद्रता नहीं बदलती। सांद्रता कैसे नहीं बदलती? देखो, जल के अणु विलयन में जैसे ही जा रहे हैं, तुरंत हमने पिस्टन द्वारा दाब दिया, तो जो भी जल के अणु विलयन में निकले होंगे आसपास, यहाँ जैसे ही पिस्टन से दाब लगाया वो अणु कहाँ जाएंगे? वापस जल के जल में ही आ जाएंगे। तो इससे सांद्रता नहीं बदली, यानी विलयन जैसा पहले था वैसा ही बाद में गाढ़ा पतला नहीं हुआ। और इस विधि द्वारा उच्च परासरण दाब मापा जा सकता है। उच्च माने अधिक से अधिक, क्योंकि झिल्ली टूटती नहीं है। इसमें ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि दोनों तरफ क्या है, झिल्ली के छिद्र है मोटे मोटे, उसमें झिल्ली स्थिर है तो झिल्ली पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, इसीलिए इसके टूटने की संभावना नहीं होती। अब आता है कि परासरण दाब आप कैसे निकालोगे, किस किस के समानुपाती होता है। जैसे हमने बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक मूल्य हिमांक में अवनमन, ये 3 फॉर्मूले हमने निकाले, ऐसे इसका चौथा फॉर्मूला भी निकलता होगा। देखो, परासरण दाब पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो परासरण दाब पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बॉयल ने, एक वैज्ञानिक थे बॉयल, इन्होंने बताया कि परासरण दाब विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। बॉयल के नियम से परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। कैसे सांद्रता? यदि विलयन देखो जब पतला हुआ, जल के जैसे ही हुआ, तो बताओ परासरण दाब लगाना पड़ेगा क्या? नहीं, मतलब बहुत परासरण दाब लगाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि ये गाढ़ा हुआ और ये उतना ही पतला है तो परासरण दाब मापना पड़ेगा कितना है। यदि ये और गाढ़ा हुआ यानी सांद्रता और बढ़ा दी तो परासरण दाब और ज़्यादा होगा। आप खुद सोचो, दोनों तरफ ऐसे विलयन भरे हुए हैं जिनकी सांद्रता समान है, तो परासरण दाब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, साम्यावस्था में है पहले से ही। लेकिन जैसे ही इसकी सांद्रता बढ़ाई तो परासरण दाब इसका बढ़ गया, और बढ़ाई तो और बढ़ गया। मतलब परासरण दाब किसके समानुपाती होता है? सांद्रता के समानुपाती होता है। इसको समीकरण 1 मान लो, बॉयल के नियम से परासरण दाब सांद्रता के समानुपाती होता है। दूसरा, बॉन्टॉप ने बताया कि परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। ताप, यदि आप ताप बढ़ाते हो तो क्या होगा? देखो, आप इसको गर्म करोगे विलयन को, तो इसमें प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो इसका परासरण दाब अधिक होगा। विलयन का ताप बढ़ाते हो तो दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा, अपने आप घड़ी उठ जाएगी। तो ताप, विलयन का ताप, ये बॉयल बॉन्टॉप ने बताया था कि परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। ये है समीकरण 2। दोनों समीकरणों को मिलाने पर, मिलाओगे तो पाई समानुपाती क्या हो गया? CT। समानुपाती हटाओगे तो पाई बराबर क्या आ जाएगा? C, एक नियतांक R और T। R क्या है? गैस स्थिरांक। R क्या है? गैस स्थिरांक। अब देखो C क्या होती है? सांद्रता। C बराबर क्या है? सांद्रता। और सांद्रता क्या होती है? किसी विलयन में उपस्थित, यानी कि विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो ऊपर क्या होता है? विलेय के मोल और नीचे क्या होता है? आयतन।
1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। यानी वो मोलरता है क्या चीज़, सांद्रता। तो n/v रख सकता हूँ मैं c की जगह, पाई बराबर n/v/RT। v को इधर ले जाओ, पाई v बराबर nRT। ये तुमने 11th क्लास में PV बराबर nRT पढ़ा होगा, PV बराबर nRT। क्या था ये, आदर्श गैस समीकरण था, सेम वही जे है, यहाँ P लिया यहाँ पाई लिया, बस पाई v बराबर nRT। अब मैं बता देता हूँ कौन चीज़ क्या है। देखो पाई क्या है, परासरण दाब, परासरण दाब। बी क्या है, आयतन विलयन का। एन क्या है, मोल, मोलों की संख्या। आर क्या है, गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक। और टी क्या है, ताप। सारी चीज़ें आ गई। ये बॉयल के नियम से, ये बार्नठॉप के नियम से, दोनों को मिला दिया तो ये आ गया पाई बराबर CRT। सी की जगह हम जानते हैं सांद्रता, मोल बटे आयतन, और भी को इधर ले गए तो पाई v बराबर nRT। अब आता है क्वेश्चन कि परासरण दाब की सहायता से, परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलेय का अणुभार कैसे ज्ञात करोगे। सब में तुमने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं अपन। चाहे तुम क्वथनागमोनियन वाला टॉपिक ले लो, चाहे हिमांक में अवनमन, कोई सा भी, चाहे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, सब में ये विलेय के अणुभार की गणना हमने करी, इसमें भी होगी। तो मेन फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, पाई v बराबर nRT। इससे हमें क्या निकालना है, इससे हमें निकालना है अवाष्पशील विलेय के अणुभार की गणना। तो अणुभार की गणना करने के लिए पाई v बराबर n बराबर क्या होता है, n क्या है, मोल, और मोल बराबर क्या होता है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार बटे मोल बटे, यानी अणुभार नहीं, सॉरी, विलेय का भार, अणुभार नहीं, ऊपर आता है भार, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। विलेय के भार को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, WV से। विलेय के भार, विलेय के अणुभार को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं, MV से। अणुभार को, मॉलिक्यूलर मास को MV से, और केवल भार को WV से। ये मान यहाँ रख दो, तो पाई v बराबर n की जगह WV/MV इंटू RT। अब देखो v को मैं नीचे ले आऊँ, पाई बराबर WV/MV इंटू RT/V, लेकिन ये लीटर में है, ध्यान रखना, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित। यदि मिलीलीटर में कन्वर्ट करना हो तो ऊपर क्या 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ये हमारा क्या आ गया, परासरण दाब। इसमें से मैं MV को इधर ले जाऊं और पाई को इधर ले आऊं तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MV बराबर WV/पाई इंटू RT/VN लीटर। ये अणुभार की हो गई गणना, देख लो इसको। याद हुआ परासरण क्या है, अर्धपारगम झिल्ली क्या है, परासरण दाब क्या है, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे बनाता, परासरण दाब सांद्रता के भी समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है, दोनों व्यंजकों को मिला दो तो आ जाता है आदर्श गैस समीकरण। और इसकी सहायता से अणुभार कैसे ज्ञात करते हैं, सब आपके सामने।